250 साल पहले इंडिया दुनिया का अमीर तरीन मुल्क था और कैसे ब्रिटिश एम्पायर ने इंडिया की इकोनॉमी को तबाह करके इंडिया से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लूट लिए। इन सवालों के जवाब आज आपको हमारी इस वीडियो में मिल जाएंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इससे आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन हमें इसका जरूर फायदा होगा। इंडिया एक ग्लोबल सुपर पावर और ब्रिटिश एम्पायर के ताज का नगीना था, लेकिन ब्रिटिश रूल में इंडिया की पूरी दौलत लूट ली गई और इंडिया के लोगों को गरीब कर दिया गया। इन 17वीं सेंचुरी दुनिया की इकोनॉमी का 27% शेयर इंडिया का था। हैरानकुन बात तो यह है कि उस वक्त पूरे यूरोप की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के मुकाबले में बहुत कम थी। आफ्टर 250 इयर्स वर्ल्ड इकोनॉमी में इंडिया का शेयर सिर्फ 3% रह गया। लेकिन वजह थी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, यानी द प्रोसेस ऑफ डिवाइड एंड रूल। वो निज़ाम जिसे ब्रिटिश बहुत पीसफुल और कोऑर्डिनेटेड कहते हैं। लेकिन असल में कॉलोनियलिज्म ब्रिटेन का वो हथियार है जिसे वो सुपर पावर कंट्रीज को लूटने के लिए इस्तेमाल करते थे और इसी के जरिए वो इंडिया से 45 ट्रिलियन डॉलर्स लूट कर ले गए। उनकी कॉलोनाइजेशन को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि कोई जमीन किसी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट या सेक्रेड है या उस पर कौन रहता है। उनका यही मानना था कि जमीन समेत हर चीज को खरीदा और बेचा जा सकता है। 1707 से इंडिया के बुरे दिन शुरू हुए जब मुगल बादशाह औरंगजेब दुनिया से चले गए। उसके बाद तख्त पर बैठने के लिए शहजादों की लाइन लग गई। एक के बाद एक शहजादा आया और तख्त पर बैठा, लेकिन इनमें से कोई भी सुल्तान बनने के काबिल नहीं था। इसी दौरान इंडियन सबकॉन्टिनेंट वीक होने लगी। 1739 में जब नादिर शाह ने इंडिया पर हमला किया और दिल्ली को लूट लिया। ब्रिटिश एम्पायर ने जब दिन ब दिन कमजोर होते इंडिया को देखा तो उसे अपने कब्जे में करना चाहा और नादिर शाह के हमले के बाद अंग्रेजों को सोने की चिड़िया कैद करने का बेहतरीन मौका मिल गया। इंडिया इससे पहले भी कई एम्पायर्स के साथ लड़ चुका था, लेकिन इंग्लैंड जैसे दुश्मन का सामना करना इंडिया के लिए मुश्किल हो गया। अंग्रेजों ने सब कॉन्टिनेंट में जो लूट मार की वो लूट मार तो नादिर शाह भी ना कर सका था। नादिर शाह ने तो पीकॉक थ्रोन छीनने के बाद यानी दिल्ली पर कब्जा करने के बाद वो ईरान चला गया, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी असलियत कोहिनूर चुराने के बाद ही दिखाई। अंग्रेजों का मकसद साफ जाहिर था। उन्होंने इंडिया को सोने की कान के तौर पर देखा जिसके रिसोर्सेज वो हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते थे और वो जानते थे कि बगैर किसी जंग के वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि इंडिया का ग्रेटेस्ट एसेट उसकी इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट्स थे। अंग्रेजों ने मुगल एम्पायर के साथ एग्रीमेंट करके इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी खोलने की परमिशन ली। वैसे तो उन्होंने कहा कि ये कंपनी खोलकर अपने रिसोर्सेज बांटना चाहते हैं ताकि डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान पीस और हार्मनी बढ़े। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर डिफरेंट कल्चर्स के दरमियान पीस और हार्मोनी नहीं बल्कि अपने लिए जमीन और ज्यादा से ज्यादा ताकत चाहते थे। वो रिसोर्सेज को बांटना नहीं बल्कि दौलत लूटकर अपनी जेबें भरना चाहते थे। उन्हें कल्चर और हिस्ट्री की कोई परवाह नहीं थी। उनका बस एक ही मकसद था कि वो इंडिया को कंट्रोल कर सके। 17वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ने इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बड़ा नेटवर्क बनाना शुरू किया। इस कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस प्रॉफिट बनाने पर था। अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश में कंपनी ने इंडियन इकोनॉमी में कई चेंजेस किए। ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक सिविल सर्वेंट एच शोर ने बताया कि ब्रिटिश का एक बेसिक मकसद ये था कि वो पूरी इंडियन कौम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर मजबूर करें। अपने प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए ब्रिटिश ने पावर में आते ही इंडियन ट्रेडिंग रूल्स चेंज कर दिए। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया कि सिर्फ उन्हीं को फायदा हो। ब्रिटिश इंडियंस पर सख्त टैक्सेस लगाने लगे। उन्होंने इंडियंस की जमीनों और रिसोर्सेज पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उस टाइम इंडिया में ट्रेडिंग के लिए बार्टर सिस्टम भी मौजूद था। बार्टर सिस्टम का मतलब पैसों का इस्तेमाल किए बगैर दो या उससे ज्यादा लोग अपनी जरूरत की चीजें आपस में बांटते थे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास फ्रूट्स हैं और आपके नेबर के पास वेजिटेबल्स, लेकिन आपको फ्रूट्स की नहीं वेजिटेबल की जरूरत है और आपके नेबर को फ्रूट्स की, तो आप दोनों एक दूसरे को बगैर पैसे दिए चीजें एक्सचेंज कर लो। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। अब अंग्रेजों ने यह सिस्टम खत्म कर दिया और इसकी जगह सिर्फ मॉनेटरी सिस्टम से ट्रेडिंग की इजाजत दी, मींस पैसों के जरिए। फिर उन्होंने इंडियन एक्सपोर्ट्स पर ज्यादा टैरिफ्स लगा दिए। ब्रिटिश ने इंडियन एक्सपोर्ट मार्केट खत्म कर दी। इस तरह सब इंडियन कस्टमर्स का कांटेक्ट खत्म कर दिया गया। इस तरह इंडियन मर्चेंट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेडिंग करने पर मजबूर हो गए। अब ब्रिटिश एम्पायर चाहती थी कि इंडिया की एक्सपोर्ट्स और रिसोर्सेज को इंग्लैंड तक ले जाया जाए, इसलिए उन्होंने ट्रेडिंग और ट्रांसपोर्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने खुद के पोर्ट्स बनाए और कॉटन और ओपियम की तिजारत को अपने कब्जे में ले लिया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज तेजी से मजीद सख्त होती गई। 1829 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया।
जिसके बाद इंडियन पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से का बेसिक न्यूट्रिशन खरीदना भी नामुमकिन हो गया। इन एक्शंस के बाद इंडियन इकोनॉमी के हालात किसी मजदूर आदमी की तरह हो गए। इंडिया में बहुत से स्किल्ड आर्टिस्ट थे और उनका काम इतना खूबसूरत था कि पूरी मार्केट में उनका कोई कंपेटिटर ही नहीं था। इसलिए ब्रिटिश ने इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स पर टैक्सेस और रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। इसके बावजूद ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं हुआ और सारे ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के खिलाफ और ज्यादा सख्त एक्शंस लेने को कहा। जिसके बाद ब्रिटिश सोल्जर्स ने इंडियन आर्टिस्ट की लोम तोड़ दी और वीवर्स के अंगूठे काट दिए ताकि वो दोबारा काम ना कर सकें। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि अब कभी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दोबारा शुरू नहीं होगी, ब्रिटिश ने उन पर 80% टैरिफ्स लगा दिए। ब्रिटिश अपनी स्किल्स को तो बेहतर नहीं कर सका, तो इस तरह उसने इंडियन टेक्सटाइल ट्रेडिंग को खत्म कर दिया। इन 19th सेंचुरी ब्रिटिश ने एक बार फिर ट्रेडिंग पॉलिसी को चेंज किया, जिसे फ्री ट्रेडिंग का नाम दिया गया। अब इस पॉलिसी के मुताबिक गवर्नमेंट तिजारत में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। इसका मतलब था कि ब्रिटिश को इंडियन इंपोर्ट से मुकाबला करना होगा। इसी दौरान बरतानिया ने पाउंड और रुपये के दरमियान एक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का हुक्म दिया। ये हुक्म इंडिया के लिए डिजास्टर था क्योंकि रेट बहुत कम था, यानी रुपये की कीमत उसकी असल मार्केट वैल्यू से भी बहुत कम थी। एज अ रिजल्ट इंडियन इंडस्ट्रीज इतनी ज्यादा गरीब हो गई कि उनके पास अपना सामान एक्सपोर्ट करने या रॉ मटेरियल खरीदने के पैसे भी नहीं रहे थे। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ने बहुत ही सिस्टमेटिकली इंडिया और इंडिया के लोगों को गरीब से गरीब तर कर दिया। 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी और उनका पूरा माल खत्म हो चुका था और करोड़ों की तादाद में लोग अपनी रोजी रोटी गंवा चुके थे। गुर्बत में इजाफा हुआ और खाने के लिए खुराक कम हो गई और वहाँ के लोग भूख से मरने लगे। इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को भी ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट्स के जरिए तबाह कर दिया। 1947 में इंडियन कॉन्टिनेंट ने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल कर ली। 250 साल तक कॉलोनियल रूल की नाइंसाफियों का सामना करने के बाद इंडिया ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी इकोनॉमिक कंडीशन पर गौर करना शुरू किया। ब्रिटिश रूल ने न सिर्फ इंडियंस की आज़ादी छीनी बल्कि उनकी इकोनॉमी को भी बर्बाद कर दिया। ब्रिटिश राज के जुल्म की कहानी दुनिया भर में कॉलोनियलिज्म के लंबे और तबाहकुन असरात के तौर पर याद की जाती है।